जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। नई दिल्ली में क्रिस्टु महोत्सव में 1000 से ज्यादा दिव्यांग और वंचित बच्चे एक साथ आए। कैथलिक धर्म बहन को कानूनी क्षेत्र में युवा अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया। गोवा में चर्च नेताओं ने ओवर टूरिज्म के खिलाफ चेतावनी दी। नया डिजिटल कानून ईसाई उत्पीड़न की निगरानी में बाधा डालेगा। कोरोना के साथ जेल सुधारकों के लिए पुरोहित को सम्मानित किया गया। मणिपुर में शांति के लिए ईसाई राष्ट्रपति से समर्थन मांग रहे हैं। एसवीडी ग्लोबल कम्युनिकेशन फोरम ने शांति के पुल के रूप में संचार पर वेबिनार आयोजित किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पहली महिला अध्यक्ष चुनी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में क्रिस्टु महोत्सव में 1000 से ज्यादा दिव्यांग और वंचित बच्चे एक साथ आए। क्रिस्टु महोत्सव का 5वां संस्करण, जो एक राष्ट्रीय अंतर्धार्मिक और सर्वधर्म क्रिसमस उत्सव है, इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के चैरिटेबल संस्थानों से 1000 से ज्यादा दिव्यांग और वंचित बच्चे एक साथ आए। 7 दिसंबर को नई दिल्ली के सेंट माइकल स्कूल में आयोजित यह कार्यक्रम 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के साथ हुआ। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI, एसोसिएशन ऑफ कैथलिक रिहैबिलिटेशन सेंटर इन इंडिया और चावरा कल्चर सेंटर दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य समावेशिता, अंतर्धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक संवाद और दयालु सेवा को बढ़ावा देना है। 5 साल पहले अपनी स्थापना के बाद CCI सांस्कृतिक और सामाजिक पहलों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच एकता को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है। इस साल के समारोह में समावेशिता, एकता, खुशी, शांति, प्रेम और करुणा के विषयों के माध्यम से क्रिसमस की भावना को उजागर किया गया। मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस थे, जिनके साथ 9 धर्मों के धार्मिक नेता, राजदूत, उच्चायुक्त, पुरोहित, धर्म बहन और अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। कैथलिक धर्म बहन को कानूनी क्षेत्र में युवा अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया। सिस्टर सर्वेंट ऑफ द होली स्पिरिट इंडिया सेंट्रल प्रोविजन की सदस्य सिस्टर शीला SSPS को 12 दिसंबर को विधि संवाद के बैनर तले विधिगत जातिगत फोरम द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में कानूनी क्षेत्र में एक युवा अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया। इंदौर के अभिनव कला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कानूनी वकालत और सामाजिक न्याय में उनके उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया गया। 5 साल के समर्पित कानूनी प्रैक्टिस के साथ सिस्टर शीला ने अपनी तेज कानूनी समझ, मामलों की सावधानी पूर्वक तैयारी और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक पहचान बनाई। उन्होंने आपराधिक कानून, दीवानी विवाद, सेवा मामले, भूमि मुकदमेबाजी और परिवार से संबंधित संघर्षों सहित सैकड़ों मामलों में बहस की है और उन्हें संभाला है। विभिन्न अदालतों के समक्ष उनके प्रस्तुतिकरण के परिणाम स्वरूप लगातार अनुकूल, सुविचार और मिसाल कायम करने वाले आदेश आए हैं। उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौलिक अधिकारों की मुकदमेबाजी पर केंद्रित रहा है, जहां उन्होंने गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और जिन्हें कानून उपचार से वंचित किया गया उनके मामलों की वकालत की है। विशेष रूप से उन्होंने कई मामले मुफ्त के लिए हैं और कमजोर क्लाइंट से एक भी रुपया लेने से इनकार कर दिया है। झुग्गी झोपड़ी और आदिवासी समुदाय के बीच महिलाओं, विशेष रूप से शोषण या उपेक्षा का शिकार हुई महिलाओं के लिए उनकी वकालत ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया है। सिस्टर शीला ने इंदौर भर में घरेलू कामगारों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कानूनी सुरक्षा, उचित व्यवहार और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से काम किया है। गोवा में चर्च के नेताओं ने ओवर टूरिज्म के खिलाफ चेतावनी दी। गोवा में चर्च के नेताओं ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही बेहिसाब ओवर टूरिज्म के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। पर्यटन राज्य के एक व्यस्त नाइट लाइफ इलाके के बीर्च बाय रोमियो लेन क्लब में लगी जानलेवा आग के सिलसिले में वांछित 2 भाइयों को कथित तौर पर थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। 11 दिसंबर को थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह के हवाले से बताया गया कि गौरव और सौरभ लूथरा, जो क्लब के मालिक है, लेकिन 7 दिसंबर की घटना के बाद फुकेट भाग गए थे, उन्हें थाई अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। सिंह ने कहा उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा क्योंकि गोवा राज्य सरकार ने उनके पासपोर्ट रद्द करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। इमारत के अंदर आतिशबाजी से आग लगी। जांचकर्ताओं ने बताया कि ज्यादातर पीड़ित स्टाफ के सदस्य हैं, जबकि 5 पर्यटन थे और 50 अन्य लोग घायल हुए हैं।
नया डिजिटल कानून ईसाई उत्पीड़न की निगरानी में बाधा डालेगा। संसद द्वारा 2023 में पारित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इस साल नवंबर में पूरी तरह से लागू हो गया है, जिससे सिविल सोसाइटी और अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ गई है, जिन्हें डर है कि यह उनके काम को बहुत मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं है तो बना देगा। यह देश में एक महत्वपूर्ण समय में हुआ है जहाँ केंद्र सरकार और उसके वैचारिक संगठन शक्तिशाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। करुणा के साथ जेल सुधारकों के लिए पुरोहित को सम्मानित किया गया। सेलेशन कॉलेज सोनादा के 1964 बैच के पूर्व छात्र फादर एन.टी. सकारिया को करुणा के साथ जेल सुधारकों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में दिया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस ने किया था। ग्लोबल जूरी ने फादर सकारिया के विश्वास आधारित सामाजिक कार्यों के माध्यम से जेल में बंद लोगों के जीवन को बदलने में उनके असाधारण समर्पण की सराहना की। मणिपुर में शांति के लिए ईसाई राष्ट्रपति से समर्थन मांग रहे हैं। मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों ने दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मई 2023 में शुरू सांप्रदायिक संघर्ष के बाद शांति बहाल करने और पुनर्वासन को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 से 12 दिसंबर को मणिपुर का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों, नेताओं और हिंदू बहुलक मैतेई और अल्पसंख्यक आदिवासी ईसाई समुदाय के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न लोगों से मुलाकात की। वह 11 दिसंबर को राज्य की राजधानी इम्फाल में एक नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुई। अपने संबोधन के दौरान मुर्मू ने कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद मणिपुर के लोगों को जिस दर्द से गुजरना पड़ा है उससे अवगत है। यह कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया क्योंकि कुछ मैतेई समूह ने मुर्मू के दौरे के दौरान बंद का आह्वान किया था और राज्य और केंद्र सरकारों पर विस्थापित लोगों की दुर्दशा दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। एसवीडी ग्लोबल कम्युनिकेशन फोरम ने शांति के पुल के रूप में संचार पर वेबिनार आयोजित किया। सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन फोरम ने नोस्ट्रा एटी की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शांति का पुल, संचार और अंतर धार्मिक विश्वास शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग महाद्वीपों से 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें एसवीडी और एसएसपीएस सदस्य और साथ ही आम लोग भी शामिल थे। यह संचार के माध्यम से संवाद, एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए मंडली के लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मूल मूल्य नोस्ट्रा एटी और भविष्य कहने वाले संवाद के एसवीडी करिश्मे में गहराई से निहित है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पहली महिला अध्यक्ष चुनी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 14 दिसंबर को देश के पत्रकारों के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संगठन के प्रमुख के रूप में पहली महिला को चुनकर इतिहास रच दिया। डिजिटल न्यूज सर्विस द वायर की नेशनल अफेयर एडिटर संगीता बरुआ पिशारोटी ने शानदार जीत हासिल की। जब शाम को क्लब के लॉन में चुनाव आयुक्त एमएमसी शर्मा और उनकी टीम ने वार्षिक चुनाव के नतीजे घोषित किए। संगीता की टीम ने पिछले दिन हुए चुनाव में सभी 5 पदाधिकारियों के पदों और 16 प्रबंध समिति सदस्यों पर जीत हासिल की। संगीता, जैसा कि उन्होंने लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ने डाले गए 1237 वोटों में से 1019 वोट हासिल किए। नई दिल्ली में रहने वाली और असम की मूल निवासी संगीता ने अपनी पहली किताब असम द ऑकवर्ड द डिस्कॉर्ड में असम आंदोलन, असम समझौते और अपने राज्य में विद्रोह पर दस्तावेजीकरण के लिए काफी प्रशंसा हासिल की है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।